Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello my dear students, welcome back to the class. बेटा आर मिशन एग्ज़ाम 2026 जो है वो पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आई होप कि जितनी पैशनेटली मैं वीडियोस बना रही हूँ उतनी ही पैशनेटली आप भी अपना सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं। और आज हमारा जो फोर्थ डे है, फोर्थ समरी का, तो उसके लिए हमारा चैप्टर है बेटा द एडवेंचर। और एडवेंचर क्या है? एडवेंचर जो है आप चैप्टर रीड कर चुके हैं। जयंत नार्लिकर जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर रही हैं, उन्होंने ये लिखा था बेटा। देखिए पानीपत की लड़ाई शायद आपको पता होगी, जब चैप्टर किया था हमने तब भी हमने पढ़ा था कि पानीपत की जो लड़ाई है बेटा, देखिए आप इमेजिन करिए कि किसी दिन कोई भी बैटल जो है उसका रिज़ल्ट अगर चेंज हो जाए, ओके, जो हुआ है वैसा ना हो, कुछ और हो जाए, तो क्या होगा? और देखिए हिस्ट्री में जब कोई भी एक इवेंट का रिज़ल्ट जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो चेंज होते हैं, तो सिर्फ उस इवेंट के लिए चेंजेस नहीं आते हैं, उसके बाद आने वाला सारा टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है इन बड़ी-बड़ी बैटल्स पे, लड़ाइयों पे, वॉर्स पे, है ना? तो ऐसे ही इसमें भी जो पानीपत का थर्ड बैटल है उसका जो भी आउटकम था वो चेंज हो गया था। कैसे चेंज हो गया था? अब हमने पढ़ा ही था चैप्टर में, है ना, कि जो मिस्टर गायतोंडे हैं वो किसी ऑल्टरनेट वर्ल्ड में चले जाते हैं, है ना, और उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाकर वो क्या देखते हैं कि हिस्ट्री ही चेंज हो गई है। हिस्ट्री चेंज हो गई है तो आगे आने वाला फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा, है ना। सो आज हम इसको बहुत ही ब्रीफ में करेंगे। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं बेटा, इनको आपने कॉन्टेक्चुअली ढूंढना था, वो सब आप कर चुके हैं। अब हम सिर्फ इसको ब्रीफली रिवाइज करेंगे। तो द ट्रेन इज़ जीजामाता एक्सप्रेस बेटा, ये जो डिटेल्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। जीजामाता एक्सप्रेस जो है ये पुणे बॉम्बे रूट पे जा रही थी एंड इट इज़ कंसिडरेबली फास्टर दैन द डेक्कन क्वीन। जीजामाता एक्सप्रेस जो है वो डेक्कन क्वीन से फास्टर है। और पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन्स नहीं थे और ये स्टॉप्स आते हैं, जैसे 40 मिनट्स के बाद लोनावला आ गया था, सुना होगा आपने, लोनावला बड़ा फेमस सा नाम है। उसके बाद घाट सेक्शन आ गया था, है ना, उसके बाद कर्जत आया था और उसके बाद कल्याण आया था। और ट्रेन में कौन बैठे हुए हैं? हमारे प्रोफेसर गायतोंडे जी। तो वो बॉम्बे जा रहे हैं और बॉम्बे में एक प्लान ऑफ एक्शन है उनके पास, और वो एक हिस्टोरियन है, बाय प्रोफेशन वो एक हिस्टोरियन है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो एक हिस्टोरियन है और उन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है कि वो बिग लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हिस्ट्री बुक्स में ढूंढेंगे। अच्छा, कुछ तो उनके दिमाग में है जो उन्होंने ढूंढना है वहाँ की हिस्ट्री बुक से। और वहाँ पर जाके उनको श्योरेस्ट वे था ये कि उनको पता चल जाएगा कि ये जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये कैसे हुई, मतलब आज जो चल रहा है वो ऐसा ऐसा कैसे हुआ। और उन्होंने इवेंचुअली ये भी प्लान किया था कि वो पुणे वापस लौट कर आएंगे और फिर आने के बाद राजेंद्र देश पांडे जी जो हैं उनसे वो बात करेंगे और वो डेफिनेटली उनको ये समझाएंगे कि क्या हुआ था। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो कुछ एक कोई बात है उनके दिमाग में जो वो कंफर्म करना चाहते हैं हिस्ट्री बुक से लाइब्रेरी में जाकर। अब देखिए, अब कुछ एक सेंटेंसेस आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे, कि आपको अज्यूम करना है कि इस वर्ल्ड में भी राजेंद्र देशपांडे नाम के कोई इंसान हैं। इन दिस वर्ल्ड, देखिए ये जो बातें ना ये हमें बता देंगे कुछ तो कंफ्यूजिंग चल रहा है। दिस वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड? वर्ल्ड कोई अलग हो गया है क्या? बट हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड जो है वो अलग हो गया है। और ट्रेन जो है एक स्टेशन पे रुकी, एक छोटे से स्टेशन पे। उस स्टेशन का नाम था सरहद। ओके, सरहद होती है बाउंड्री। एक एंग्लो इंडियन था वहाँ पे यूनिफॉर्म में और वहाँ वो अंदर गए, टीसी थे, मतलब वो परमिट चेक कर रहे थे। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। और खान साहिब एक को पैसेंजर हैं मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे के। तो उन्होंने बोला कि ये जो जगह है ना, यहाँ से ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो शुरू होता है। और मुझे ऐसा लगता है, आई प्रिज्यूम, मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे ना पहली बार जा रहे हैं। ओके। और जो गंगाधर पंत गायतोंडे जी का आंसर था वो फैक्चुअली तो करेक्ट ही था, है ना, कि मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। मीन्स इस वर्ल्ड में वो पहली बार जा रहे हैं, इस बॉम्बे में वो पहले नहीं आए हैं। तो उन्होंने खान साहिब से पूछा कि खान साहिब आप पेशावर कैसे जाएंगे? वो खान साहिब जो है वो पेशावर जा रहे हैं। तो खान साहिब ने बताया कि ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। ओके, ये एक स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ से मैं फ्रंटियर मेल जो है बोर्ड करूँगा आउट ऑफ सेंट्रल। अच्छा, तो फिर ये कहाँ तक जाती है? बाई वॉट रूट? कौन से रूट से? देखिए, बॉम्बे से आप इमेजिन करते चलिए बेटा, बॉम्बे से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर। ओके, जैसे बॉम्बे हमारा नीचे है ना, बॉम्बे, फिर वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फिर लाहौर, लाहौर से फिर पेशावर, ऐसे करके। तो काफ़ी लंबी जर्नी है और मैं डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों तक जो है मैं पेशावर पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद खान साहिब ने बहुत सारी बातें करी है ना, इंडियंस जो हैं वो बहुत टॉकेटिव हैं, दे आर सो टॉकेटिव। बिज़नेस के बारे में बातें करी। गंगाधर पंत तो जो है एक विलिंग लिसनर थे, है ना, वो सुनना चाहते थे, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तभी तो उनको पता चलेगा ना कि
दिस इंडिया, इस इंडिया में लाइफ जो है वो कैसी थी, और लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट थी। और अब जो है हमारी ट्रेन वो कहाँ पे रुकी, इट पास थ्रू द सबअर्बन रेल ट्रैफिक, वहाँ से ये गुजरी। उसके बाद ब्लू कैरेजेस थी और उन पे कोई लेटर लिखे हुए थे GBMR। इस GBMR का मतलब है बेटा ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ग्रेटर बॉम्बे। ओके, पहले हुआ करता था, अब तो सिर्फ एक ही है, मुंबई। खान साहिब ने बताया कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। और उन्होंने, खान साहिब ने बोला कि देखो ये जो छोटा सा यूनियन जैक दिख रहा है ना, यूनियन जैक क्या है बेटा, इंग्लैंड का फ्लैग है यूनियन जैक। तो हर एक कैरेज के ऊपर यूनियन जैक पेंट हो रखा था, और एक जेंटल रिमाइंडर कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में हैं। तो मीन्स इस वर्ल्ड में जो है ब्रिटिशर्स अभी भी यहाँ पे हैं। उसके बाद ट्रेन जो है वो स्लो होना शुरू हो गई थी दादर के बाद, और फिर जाकर विक्टोरिया टर्मिनस पे ही रुकी है। स्टेशन बहुत ही रिमार्केबली नीट एंड क्लीन था। स्टाफ जो है मोस्टली एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं बेटा, एंग्लो इंडियंस होते हैं जैसे जिनके पेरेंट्स जो है ना वो इंग्लिश और इंडियन होते हैं, ब्रिटिशर्स और इंडियन, जिनके पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिशर है और दूसरा पेरेंट जो है वो इंडियन है, और कुछ एक हैंडफुल जो है पारसीज भी थे। और जैसे ही गंगाधर पंत गायतोंडे जो है वो स्टेशन से निकले, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने बिल्कुल एक इम्पोजिंग बिल्डिंग थी। बिल्कुल निकलते ही स्टेशन से सामने उनके एक बिल्डिंग थी, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो इसकी आइडेंटिटी बता रहे थे कि ये क्या है, जो इस बॉम्बे लैंडमार्क के बारे में नहीं जानते थे। लैंडमार्क क्या होता है बेटा, जैसे कोई एक बहुत फेमस चीज़ होती है ना, वो लैंडमार्क बन जाती है उस जगह की। तो इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा बेटा, 1600 में हमारी कंट्री में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ऑन द नेम ऑफ ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया था, और बाद में तो एज यू नो कि उन्होंने बिल्कुल पूरा कॉन्कर ही कर लिया था, इंडिया को रूल कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स है, ये वो बिल्डिंग है। और गंगाधर पंत गायतोंडे जो हैं बहुत सारे शॉक्स के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिमट गई थी, इट हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिमट चुकी थी। एटलीस्ट हिस्ट्री बुक्स में तो यही लिखा हुआ था, है ना। लेकिन अब यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख रहे हो कि उनका हेडक्वार्टर है, ना सिर्फ अलाइव है बल्कि फ्लरिश भी कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सो हिस्ट्री ने शायद कोई डिफरेंट टर्न ले लिया है, मतलब 1857 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल यहीं पे है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन कैसे हुआ और कब हुआ ये उनको पता करना था। और जब वो इस हॉर्नबी रोड के साथ साथ जा रहे थे, एज इट वाज कॉल्ड, तो उनको एक डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स दिखा। ओके, एक अलग ही तरह की शॉप्स थी, अलग ही तरह की ऑफिस बिल्डिंग्स थी, कोई हैंडलूम हाउस बिल्डिंग वहाँ पे नहीं थी। इंस्टेड क्या था, बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, लॉयड्स के ऑफिसेस थे, बार्कलेस के थे, और दूसरे ब्रिटिश बैंक्स के थे। ओके, तो सब कुछ मतलब ब्रिटिशर्स से ही रिलेटेड था, जैसे कि एक टिपिकल हाई स्ट्रीट में होता है ना इंग्लैंड के किसी टाउन में, तो ऐसा ऐसा वहाँ पे सारा सेटअप था। ओके, मीन्स ब्रिटिशर्स आर रूलिंग हेयर। तो होम स्ट्रीट के बाद होम स्ट्रीट के साथ साथ ही वो वहाँ से मुड़ गए और फॉब्स की बिल्डिंग में उन्होंने एंटर किया। ठीक है, फॉब्स एक मैगजीन है ना, फॉब्स मैगजीन, सेलिब्रिटीज़ के नाम आते हैं फॉब्स मैगजीन में इतने नंबर पे, तो उसका ऑफिस था वहाँ पे। और वहाँ पे जाके उन्होंने इस फॉब्स की बिल्डिंग में अंदर गए वो, और उन्होंने एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट थी, इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट मीन्स एक ब्रिटिशर थी रिसेप्शनिस्ट, उनको जाकर मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे ने बोला कि मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। अब ये विनय गायतोंडे कौन है, पता नहीं कौन है, देखते हैं। तो उन्होंने जो टेलीफोन लिस्ट थी उसमें सर्च किया, स्टाफ लिस्ट में सर्च किया, और फिर जो डायरेक्टरी थी एम्प्लॉयज़ की सारी ब्रांचेस की उस फर्म की, वहाँ पे सर्च किया। लेकिन फिर उन्होंने अपना शिशुखर हेड अपना सिर हिलाया और उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई ऐसे विनय गायतोंडे नाम के कोई पर्सन यहाँ पे भी नहीं है, और हमारी किसी दूसरी ब्रांच में भी नहीं है। आर यू श्योर ही वर्क्स हेयर? तो दिस वाज अ ब्लो, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो उन्होंने सोचा तो था, इतना अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर फिर भी उनको बड़ा शॉक लगा मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे को सुन के। फिर उन्होंने सोचा कि इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मैं ही इस वर्ल्ड में ना हूँ, तो मेरा बेटा कैसे होगा। ओके, सो मे बी इस वर्ल्ड में वो उनकी डेथ हो गई हो, मे बी किसी बैटल में, मे बी किसी ब्रिटिशर के हाथों, तो हो सकता है कि ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो अगर वही नहीं होंगे तो उनका बेटा कहाँ से आएगा, है ना। तो इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, या फिर हो सकता है कि इस वर्ल्ड में वो बॉर्न ही ना हुए हों, क्योंकि देखिए वो एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में है, उस वर्ल्ड में हो सकता है कि वो हों ही ना, है ना। या फिर हुए हों तो हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो, तो अगर उनकी डेथ हो गई हो मीन्स एक डिफरेंट वर्ल्ड में है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट हैं। तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली उस रिसेप्शनिस्ट को जो है थैंक यू किया और बाहर आ गए। और उनको ज़्यादा अपनी रहने की चिंता नहीं होती थी कि कहाँ पे वो स्टे करेंगे। उनका मेन कंसर्न क्या था कि उनको लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी जाना है और इस हिस्ट्री की इस रिडल को, इस पहेली को सुलझाना है।
तो एक क्विक लंच उन्होंने किया एक रेस्टोरेंट पे और फिर वो टाउन हॉल की तरफ गए। येस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। तो इस वर्ल्ड में भी जो है टाउन हॉल था। ओके, और इसमें एक लाइब्रेरी भी थी। तो वो रीडिंग रूम में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स जो है मंगवाई, इंक्लूडिंग हिज ओन। और उसमें उनकी खुद की लिखी हुई, देखिए हमें पता है ना कि मिस्टर गायतोंडे जो है वो एक हिस्टोरियन है, तो वहाँ पे उनकी लिखी हुई हिस्ट्री बुक भी थी। और उसके उस बुक के 5 वॉल्यूम्स थे। तो वो 5 वॉल्यूम्स जो हैं वो उनकी टेबल पर आ गए और उन्होंने बिगनिंग से पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 जो था उसमें, देखिए ये है ना, क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि 5 के 5 जो वॉल्यूम थे उसमें क्या क्या था। तो उनका जो वॉल्यूम 1 है बेटा, उस वॉल्यूम 1 में अप टू द पीरियड ऑफ अशोका है। वॉल्यूम 2 में अप टू समुद्रगुप्ता है। वॉल्यूम 3 में अप टू मोहम्मद गौरी है। वॉल्यूम 4 में अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब है। और यहाँ तक जो है हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं था, ये वैसी ही थी जैसी वो जानते थे। ओके, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, वेयर डिड द चेंज कम, इन विच बुक डिड द चेंज कम। तो बेटा 4 वॉल्यूम्स जो हैं उनकी बुक के, हिस्ट्री बुक के, उसमें कोई चेंज नहीं था। चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। वो जो चेंज आया था वो लास्ट वॉल्यूम में आया था। ओके, तो रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, तो दोनों सिरों के अंदर से, मतलब पूरी स्टार्टिंग टू एंड उन्होंने वॉल्यूम 5 को पढ़ते हुए गंगाधर पंत ने फाइनली ही कन्वर्ज ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। वो उस एग्जैक्ट प्रिसाइज मोमेंट पे आ गए जहाँ पे हिस्ट्री ने जो है एक डिफरेंट टर्न लिया था। ओके बेटा, सो दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। वो जो पेज था जहाँ पे वो प्रिसाइज मोमेंट है, जहाँ पे हिस्ट्री में टर्न आया है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इट मेंशन दैट द मराठाज वन इट हैंडसमली। तो बेटा यहाँ पे आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को याद कीजिए, उसमें जो है मराठास की हार हुई थी। मराठास लॉस्ट द बैटल। ओके, मराठास लॉस्ट द बैटल, वो जीते नहीं थे, उनकी हार हुई थी। ओके, एंड हु वन, अहमद शाह अब्दाली हैड वन, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मराठास ने बड़ी हैंडसमली, बड़े ही अच्छे से इसको लड़ाई को जो है जीत लिया था। और अब्दाली जो है उसको चेस कर दिया गया था काबुल, वो वापस चला गया था। ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी थी, मतलब विजेता मराठा आर्मी थी। और उनके लीडर जो है सदाशिव राव भाऊ थे और उनका नेफ्यू था द यंग विश्वास राव। तो ये जो सदाशिव राव भाऊ और यंग विश्वास राव हैं, इनकी लीडरशिप में मराठास ने जो है उस युद्ध को, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया था। अब बुक में जो है बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट नहीं है कि एक ऐसे पंच मारा, एक ऐसे वो हिट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस बैटल के, जो उसके रिजल्ट हैं और जो पावर स्ट्रगल के लिए इंडिया में है, उसको बड़ा अच्छे से डिटेल में एलाबरेट किया हुआ था। तो गंगाधर पंत ने बड़ा ही एविडली, बड़ा ही एंथुजियास्टिकली उस सारे अकाउंट को पढ़ा, उस सारे नैरेटिव को पढ़ा। और जो स्टाइल है राइटिंग का डेफिनेटली उनका ही था, लेकिन फिर भी वो इस अकाउंट को पहली बार पढ़ रहे थे, इस इंसिडेंट को पहली बार पढ़ रहे थे। ओके, बुक उनकी है, स्टाइल भी लिखने का उन्हीं का है, लेकिन वो इस अकाउंट को पहली बार पढ़ रहे थे। तो उनकी विक्ट्री जो है बैटल में, वो सिर्फ एक ग्रेट मोरल बूस्टर ही नहीं थी मराठास का, बल्कि क्या था, देखो विक्ट्री जब भी होती है तो मोरल बूस्टर तो होती ही है, आपका हौसला तो बढ़ता ही है। लेकिन साथ साथ क्या था कि इट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नदरन इंडिया। तो नदरन इंडिया में, उत्तरी भारत में उनकी जो सुप्रीमेसी है वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि इन सारी इवेंट्स को साइड से देख रही थी, उनको भी मैसेज मिल गया। क्या मैसेज मिल गया कि नहीं, इनके साथ पंगे हमने नहीं लेने हैं, वी हैव नॉट टू मेस विद देम। एंड टेम्परेरीली उन्होंने अपना जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम था, मतलब अपने एम्पायर को वो बढ़ाना चाहते थे, उसको भी उन्होंने शेल्फ कर दिया, उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया, पॉज कर दिया। ओके, जब उन्होंने देखा कि अरे अफगानों को तो इन्होंने भगा दिया है बहुत अच्छे से चेस करके, तो उन्होंने भी अपना प्रोग्राम जो है थोड़ी टाइम के लिए पॉज कर दिया। अब पेशवास के लिए क्या हुआ, इमीडिएट रिजल्ट जो था इस जीत का, वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहिब एंड विश्वास राव। तो भाऊ साहिब और विश्वास राव जो है उनमें विश्वास लोगों का बढ़ गया था। और विश्वास राव जो है उन्होंने हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर, तो उन्होंने अपने फादर को सक्सीड कर लिया था, उनकी गद्दी पर वो आ गए थे। और ट्रबल मेकर दादा साहिब जो हैं उनको बैकग्राउंड में धकेल दिया गया था और इवेंचुअली वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। तो देखिए, बैटल के बाद अगर उनकी जीत होती मराठास की, तो उसके बाद देखिए कितना कुछ चेंज हो गया होता इंडिया में, है ना। और टू इट्स डिसमे, बड़ा निराशाजनक था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको, दे मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। तो विश्वास राव को उन्होंने देखा कि ये तो हमारी ही टक्कर के हैं, मतलब उतने ही पावरफुल हैं। और विश्वास राव और उनके ब्रदर जो है माधव राव, उनका जो कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, उनकी जो राजनीतिक समझ थी, और उसके साथ साथ वो करेजियस भी थे। और सिस्टमेटिकली उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया के ऊपर अपना
इन्फ्लुएंस, अपना साम्राज्य जो है बढ़ा दिया, काबू कर लिया पूरे इंडिया को। और कंपनी जो है वो छोटी छोटी पॉकेट्स में रिड्यूस होकर रह गई थी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिर्फ कुछ एक हिस्से थे उनके पास, पूरा इंडिया उनके पास अब नहीं था। जैसे बॉम्बे में कुछ एक जगह थी, कलकत्ता में कुछ एक जगह थी और मद्रास में कुछ एक जगह थी। तो बस कंपनी वहीं पे अपना बिजनेस कर पा रही थी, उससे ज़्यादा वो अपना साम्राज्य नहीं फैला पा रहे थे। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच। जैसे पोर्टुगीज और फ्रेंच आए थे ना इंडिया में, तो वो थोड़ी थोड़ी जगह पे उन्होंने थोड़ा टाइम बिजनेस किया, उसके बाद उनको जाना पड़ा था। ओके बेटा, तो इवन फॉर पॉलिटिकल रीजन से क्या हुआ कि पेशवाज ने जो है पपेट मुगल रजीम को दिल्ली में जिंदा रखा। मुगल रजीम जो है वो पपेट ही था, मतलब मेनली तो कौन रूल कर रहा था? पेशवाज कर रहे थे, मराठास कर रहे थे, लेकिन एक पपेट के जैसे उन्होंने मुगल रजीम को अलाइव रखा हुआ था दिल्ली में। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा कि ये जो सो कॉल्ड डिफेक्टो रूलर्स थे पुणे से, महाराष्ट्र से, वो बहुत ही देखो वाइज थे। और उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो टेक्नोलॉजिकल एज है जो यूरोप में आ रही है, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब मराठास जो है बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और उनको पता चल गया था कि जो टेक्नोलॉजी है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रूलर इन अ वे। तो उन्होंने जगह जगह पे क्या किया, अपने सेंटर्स बना दिए साइंस के और टेक्नोलॉजी के। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखी। क्यों दिखी? क्योंकि देखो यूरोप में क्या हो रहा था बेटा, वहाँ पे है ना टेक्नोलॉजी सबसे पहले आ गई थी, एडवांस थे वो हमसे, है ना। तो उनको लगा कि अच्छा अब ये अपने सेंटर्स बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने एड हेल्प दी, एक्सपर्ट्स दिए। और लेकिन फिर भी उनको जो है कुछ एक लोकल सेंटर्स को ही सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अलाउ किया गया। ओके, उनको पूरा इंडिया नहीं दिया गया। और 20th सेंचुरी में जो है फर्दर और ज़्यादा चेंजेस आ गए, इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, है ना। वेस्ट में जितना कुछ हो रहा था, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़, तो वो सारा सब कुछ जो है धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा था। और इंडिया जो है अब डेमोक्रेसी की तरफ भी बढ़ी, है ना, जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन इंडिपेंडेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग बेटा। यहाँ तो देखो ब्रिटिश रूल जो है वो उतना ज़्यादा है ही नहीं, उतना ज़्यादा टायरेंट है ही नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए। तो इंडिया जो है वेस्ट से इंस्पायर होकर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि पेशवास जो हैं दे हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज। और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़ थी उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो डेमोक्रेटिक जब बॉडीज़ आ गई तो पीपल स्टार्टेड इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को उन्होंने चुनना शुरू कर दिया। तो उसके बाद पेशवास का काम जो है वो ख़त्म होने लगा था। और जो दिल्ली सल्तनत है वो सर्वाइव किया उसने इवन दिस ट्रांजिशन। जब डेमोक्रेसी आई तब भी दिल्ली सल्तनत ने जो है सर्वाइव कर लिया, क्योंकि इसका कोई रियल इन्फ्लुएंस था ही नहीं। तो जैसे थे वैसे के वैसे वो रहे वहाँ पे। शहनशाह ऑफ दिल्ली जो था वो सिर्फ एक फिगर हेड टू रबर स्टैम्प था, सिर्फ एक रबर स्टैम्प था, मतलब उसके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं थी। जो भी सेंटर ने बोला वो कर दिया। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, तो सेंट्रल पार्लियामेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही थी उसको सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह था कि कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। अब आगे जैसे जैसे गंगाधर पंत जी पढ़ते गए तो वो इस इंडिया को अप्रिशिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। एज ही रेड ऑन, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। जो इंडिया उन्होंने देखा था उसको उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और ये एक ऐसी कंट्री थी, देखिए हमने पढ़ा ना कि अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट ये होता तो ऐसी कंट्री होती कि जिसमें ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमें स्लेव बनाया ही नहीं था, कभी हम उनके सब्जेक्ट्स रहे ही नहीं थे, है ना, उन्होंने कभी हमें रूल किया ही नहीं था। तो इस इंडिया में जो है इंडियंस कभी भी उनके ब्रिटिशर्स के स्लेव नहीं रहे थे फॉर द वाइट मैन मीन्स ब्रिटिशर्स। और इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा होना भी आता था और इसको ये भी पता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। एंड फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स, तो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए और प्योरली कमर्शियल रीजन्स के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को थोड़ी बहुत जगह पे अलाउ भी किया था। जैसे बॉम्बे को उन्होंने बोला कि आप इसको बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो जो लीज थी उस टाइम पे जो मराठास ने उनको लीज पे दिया था ना बॉम्बे के, आप तब तक कर सकते हैं, वो 2001 में एक्सपायर होनी थी अगर ये सब कुछ चलता होता तो। अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908 में कोई ट्रीटी हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग बॉम्बे को जो है लीज पे दिया गया था कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। और 2001 में वो एक्सपायर होनी थी। लेकिन जैसे ही देखिए रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था कि जो पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत है, उसका आउटकम ही बिल्कुल चेंज हो गया था। तो वो चेंज हो गया था तो फिर बहुत कुछ हुआ। फिर 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली। तो ये 2001 वाला कोई उसमें था ही नहीं, कोई क्लॉज ही नहीं था, कोई प्रोविजन ही नहीं था। अब गंगाधर पंत जो हैं दे ही कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम। सो डेफिनेटली बेटा देखो, उसने दो तरह के वर्ल्ड देखे हैं, एक रियल वर्ल्ड अपना देखा है और ये एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड जहाँ पे वो है इस टाइम। तो कंपैरिजन तो होता ही है। लेकिन साथ ही साथ उनको क्या फील हुआ कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इनकम्प्लीट हैं। ओके, और हाउ डिड द मराठास विन द बैटल? अब बात ये है कि मराठास ने बैटल अगर जीता तो जीता कैसे? और इस आंसर को ढूंढने के लिए उनको बैटल का अकाउंट पूरा ढूंढना पड़ेगा कि लड़ाई में ऐसा हुआ क्या था, कहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो गंगाधर पंत जी के पास जो बुक्स और जर्नल्स थे उनके सामने थे, उन्होंने उसमें देखा, ढूंढा और
एट लास्ट उनको कुछ तो मिला, जहाँ से उनको एक क्लू मिला, और ये था भाऊ साहिबांची बखर। ओके, इस बुक का नाम है भाऊ साहिबांची बखर। इस नाम को याद कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली कहाँ पे चेंज हुआ था, ये कहाँ से पता चला, तो भाऊ साहिबांची बखर से। और हालांकि वो इन बखर्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए। उनको लगता था कि देखिए पढ़ने में तो ये एंटरटेनिंग है पर बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, और कई बार क्या होता है कि ये डॉक्टर्ड अकाउंट्स हैं, मतलब ऐसे अडल्ट्रेटेड हैं, इनमें कुछ मिलावट की गई है, ये ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है। लेकिन फिर भी उनको क्या हुआ, ही कुड स्पॉट द जर्म ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे उनको थोड़ा सा ट्रूथ, सच्चाई जो है दिखी। अब इन्होंने एक 3 लाइन का अकाउंट है ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि विश्वास राव जो है वो अपनी मतलब मारे जाने के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। देखिए ये अकाउंट है 3-4 लाइन का। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम। विश्वास राव जो है वो उस भीड़ में गए जहाँ पर जो एलीट ट्रूप्स, जो हाई ट्रूप्स थी, जो हाई फाई ट्रूप्स थी, वो लड़ रही थी, और उन्होंने विश्वास राव ने उन पर अटैक किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और गॉड जो है बहुत ही दयालु थे। क्या हुआ, अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, मतलब गोली चली लेकिन वो उनके कान के पास से होकर गुजर गई। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, सेसमे, तिल होता है ना, तिल का दाना, तो एक तिल के दाने से वो बच गए। अगर वो एक तिल के दाने के बराबर इतना बचाव रह गया, क्लोज शेव इट वॉज, अदरवाइज उनकी मृत्यु निश्चित थी। ओके बेटा, सो दिस इज द चेंज इन दिस वर्ल्ड। अदरवाइज रियल में क्या हुआ कि उनको गोली लगी थी। इस वर्ल्ड में क्या हुआ कि सिर्फ एक तिल के दाने के बराबर उनका बचाव रह गया। 8 बजे क्या हुआ कि लाइब्रेरियन ने जो है पोलाइटली रिमाइंड किया प्रोफेसर को कि लाइब्रेरी का क्लोज होने का टाइम आ गया है, और गंगाधर पंत जो है फिर अपने विचारों से निकल कर बाहर आए, और आसपास जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिशेंट हॉल, कि उस मैग्निफिशेंट हॉल में सिर्फ वही एक अकेले रीडर थे। और उन्होंने फिर परमिशन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया लाइब्रेरियन को कि मैं रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, कि मैं कल इनको पढ़ पाऊँ, कि आप इनको अलग से रख लेंगे। और बाय द वे ओपनिंग टाइम क्या है लाइब्रेरी का, तो उन्होंने बोला 8 o'clock सर। तो लाइब्रेरी का टाइम क्या है, 8 to 8, 8 इन द मॉर्निंग टू 8 इन द इवनिंग। और लाइब्रेरियन जो है स्माइल करने लगे, बड़े खुश हुए कि एक यूज़र ऐसे हैं जो कि मतलब दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रोफेसर ने उस टेबल से वो बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एक नोट्स थे उनके पास, और उन्होंने उसको एब्सेंट माइंडेडली, उनके पास कुछ नोट्स थे जो कि उन्होंने अपनी राइट पॉकेट में रखे, और एब्सेंट माइंडेडली मतलब ऐसे ही, मतलब जानबूझकर नहीं, ऐसे ही अनजाने में उन्होंने क्या किया कि वो जो बखर था उसको भी अपनी लेफ्ट पॉकेट में जो है रख लिया अनजाने में। ओके, ओके बेटा, तो प्रोफेसर साहब जो हैं वो अपने नोट्स के साथ साथ बखर जो हैं वो भी अपनी पॉकेट में डालकर ले आए हैं एब्सेंट माइंडेडली, है ना। जैसे कई बार आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ अच्छा लगता है ना, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल, तो आप क्या करते हैं कि उसको भी अपनी पॉकेट में डालकर ले आते हैं। जस्ट किडिंग। सो ही फाउंड अ गेस्ट हाउस। ओके, तो उनको एक गेस्ट हाउस मिल गया था। वैसे भी हमने पढ़ा था ना पहले कि उनको ज़्यादा कुछ चिंता नहीं होती थी अपने स्टे की, तो एक गेस्ट हाउस जो है उनको मिल गया, और ही हैड अ फ्रूगल मील। फ्रूगल होता है बेटा मीन्स लाइक इनएक्सपेंसिव, है ना, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता सा खाना कहीं पे, मतलब बचत वाला सा खाना उनको कहीं मिल गया था। और उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ चल पड़े वॉक करते करते। अच्छा, अब मैदान में उनको क्या मिला, ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स अ पंडाल, तो एक बहुत भारी भरकम भीड़ थी जो कि पंडाल की तरफ जा रही थी। और पंडाल में क्या होना था, एक लेक्चर होना था, वहाँ पे कोई किसी की स्पीच होनी थी। ओके, और ही वॉज़ वेरी हैबिचुअल, है ना, कि फोर्स ऑफ हैबिट, उसको आदत थी, प्रोफेसर साहब को जो है आदत थी, तो आदतन वो जो है पंडाल की तरफ चले गए। वहाँ पे लेक्चर चल रहा था।
अब वहाँ क्या हुआ कि पीपल जो है लोग जो है वो आते रहे जाते रहे, मतलब आना जाना लोगों का चलता ही रहता है। लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो बिल्कुल भी ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं रहे थे। मतलब ऐसे प्रोफेसर साहब तो ऐसे फोकस्ड हैं कि जैसे बस यही चीफ गेस्ट है यहाँ के और इन्हीं का स्पीच जो है सारी दुनिया सुनने के लिए आई हुई है। तो गायतोंडे जी जो हैं वो बिल्कुल भी ऑडियंस को देख नहीं रहे थे, बल्कि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को देखे जा रहे थे एज इफ मेस्मराइज, जैसे कि किसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है। ओके, तो स्टेज के ऊपर क्या था, एक टेबल थी और एक चेयर थी, लेकिन जो लेटर है वो दैट वाज अनऑक्यूपाइड। देखिए बेटा, लेटर जो है इसकी स्पेलिंग क्या है, LATTER। तो ये वाला जो लेटर होता है ये डिफरेंट है उस LETTER से, वो चिट्ठी होता है। ये क्या है कि देखो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है बेटा, एक टेबल की और एक चेयर की। तो लेटर का मतलब है चेयर, अगर यहाँ पे होता फॉर्मर तो उसका मतलब होता टेबल। मतलब चेयर को दोबारा बोलने की बजाय उन्होंने क्या किया, वर्ड लेटर यूज़ किया कि जो बाद वाली चीज़ थी वो अनऑक्यूपाइड थी, मतलब चेयर पे कोई भी बैठा हुआ नहीं था। जस्ट इमेजिन कीजिए बेटा, इस स्टेज पे जो है एक चेयर रखी हुई है और एक टेबल रखी हुई है, और वो जो चेयर है वो चेयर खाली है, कोई बैठा ही नहीं है वहाँ पे। प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड। अच्छा, ये जो चेयर है वो किसकी है, प्रेसिडेंट की, द वन हु इज प्रिजाइडिंग द लेक्चर, मतलब जो यहाँ का जो अध्यक्षता कर रहा है प्रोग्राम की, है ना, वही चेयर अनऑक्यूपाइड है, मतलब प्रेसिडेंट ही नहीं है कोई। तो ये देखकर उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा प्रोफेसर साहब को, है ना। इन्होंने वो तो अंदर तक ऐसे मतलब उनको बहुत ही बुरा लगा कि ऐसे कैसे चेयर खाली है। और जैसे एक पीस ऑफ आयरन होता है ना, और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है ना, जैसे लोहा जो है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्टेड होता है, ऐसे जैसे उनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, उनको हिप्नोटाइज कर दिया है। तो बड़े आराम से, बड़ी स्विफ्टली, बड़ी आराम से, कंफर्टेबली वो जो है चेयर की तरफ चले गए। ओके, तो अब जैसे ही मिस्टर गायतोंडे जो हैं बेटा वो स्टेज पे पहुंचे तो क्या हुआ, स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस। स्पीकर जो है जो बोल रहे थे वहाँ पे स्टेज पे, वो बोलते बोलते बीच सेंटेंस में रुक गए। एंड ही वॉज टू शॉक टू कंटिन्यू, और उनको इतना इतना वो शॉक हो गए कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाए अपना स्पीच। लेकिन ऑडियंस जो है वो जल्दी ही उन्होंने दे सून फाउंड वॉइस, मतलब जल्दी ही उनको समझ आ गया और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने क्या बोला, वेकेट द चेयर। वेकेट होता है बेटा खाली करना, ओके, एम्प्टी, एम्प्टी द चेयर, चेयर को खाली करो। ओके, उन्होंने क्या बोला मिस्टर गायतोंडे को कि चेयर को खाली करो, आप इस पे मत बैठो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें कोई चेयर पर्सन नहीं है। देखिए, जब भी कोई भी इवेंट होता है तो चीफ गेस्ट या कोई प्रेसिडेंट, मतलब समवन हु इज प्रिजाइडिंग द इवेंट, तो वो ज़रूरी होता है ना। तो ऑडियंस जो है वो, मतलब वो बोले जा रहे हैं कि दूर हो जाओ प्लेटफॉर्म से, चेयर जो है सिर्फ सिंबॉलिक है, मतलब जस्ट फॉर सिंबल यहाँ पे रखी हुई है कि समवन इज प्रिजाइडिंग। लेकिन डोंट यू नो कि आपको नहीं पता कि इस पे कोई बैठता नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, है ना, कि किसने, मतलब पब्लिक लेक्चर, वो भी विदाउट एक प्रिजाइडिंग डिग्निटरी, मतलब कोई प्रिजाइड ही नहीं कर रहा है, कोई अध्यक्षता ही नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो माइक पे गए, है ना, उन्होंने कोई नहीं ध्यान दिया भीड़ की बातों पे। और गिव वेंट टू होता है बेटा एक्सप्रेस करना। ओके, गिव वेंट टू मतलब एक्सप्रेस करना। तो उन्होंने अपनी ओपिनियंस को जो है एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। तो उन्होंने एड्रेस किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अनचेयर्ड लेक्चर है, मतलब जिसमें कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो शेक्सपियर के हैमलेट की तरह से है, जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ही नहीं है। मतलब शेक्सपियर का जो हैमलेट है बेटा वो एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, और एक मास्टरपीस है, वन ऑफ द 4 मास्टरपीसेस दैट शेक्सपियर हैज़ रिटन। तो अगर आप उस हैमलेट ड्रामा को अगर आप इमेजिन करते हो, तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो कि उसका मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटेगोनिस्ट है, उसके बिना आप उस ड्रामा को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये विदाउट प्रेसिडेंट, ये वैसी ही है जैसे कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो, उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क है ही नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट होना। लेकिन ऑडियंस तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, और उन्होंने क्या कहा, हमें कुछ नहीं सुनना है, और हम इस चेयर के जो रिमार्क्स हैं उनसे तंग आ चुके हैं, मतलब यहाँ से जो भाषण आते हैं उनसे हम तंग आ चुके हैं। वोट ऑफ थैंक्स करना पड़ता है, लॉन्ग इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम सिर्फ स्पीकर को सुनना चाहते हैं, जो आज के स्पीकर आए हैं, जो कुछ वो हमें बताना चाहते हैं हम बस उनको सुनेंगे, कोई फॉर्मेलिटीज़ हम नहीं सुनना चाहते हैं। और ये जो ओल्ड कस्टम्स हैं इनको हमने बहुत पहले से एबॉलिश कर दिया है, इनका हमने उन्मूलन कर दिया है, इनको हमने दूर कर दिया है, और प्लीज़ प्लेटफॉर्म को एम्प्टी कर दो। लेकिन गंगाधर पंत जी तो सुन ही नहीं रहे हैं किसी की, है ना, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, और कितना एक्सपीरियंस है, स्पीकिंग है 999 मीटिंग्स, 999 मीटिंग्स में वो बोल चुके हैं। और पुणे की जो ऑडियंस है वो बहुत ही हॉस्टाइल थी। ओके, हॉस्टाइल मतलब जो फ्रेंडली नहीं होता है, लेकिन वो बोलते रहे। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि लोगों ने फिर क्या किया, बातें नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने टोमेटोज़, एग्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, मे बी स्लीपर्स। तो आपने देखा होगा ना कई बार कि क्या करते हैं, स्पीकर का स्पीच जब पसंद नहीं आता है तो उस पर टमाटर और एग्स और वो सब फेंकना शुरू कर देती है ऑडियंस। लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे जी जो है उन्होंने बड़ा ही वेलियंटली, बहुत वेलियंट होता है ब्रेव, तो बहुत ही ब्रेवरी के साथ वो इन सबको फेस करते रहे।
टू करेक्ट दिस सेक्रिलेज। सेक्रिलेज होता है जैसे मंदिर में किसी मूर्ति को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं ना, तो किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचाना होता है सेक्रिलेज। तो ये स्टेज जो है दैट इज़ लाइक अ टेम्पल, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं सो उन्होंने इस सेक्रिलेज को बहुत ही बहादुरी से करेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली ऑडियंस ने क्या किया, ऑडियंस जो है इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर स्टेज पे गई और उनको बॉडीली मीन्स उठाया उनको अपने हाथों पे ऐसे और उठा के उनको स्टेज से दूर फेंक दिया। और उस क्राउड में जो है गंगाधर पंत जी कहीं भी दिख भी नहीं रहे थे। ओके बेटा, ये स्टेज वाला सीन आपको पूरा समझ आया कि क्यों उनको उठाकर फेंका गया, क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती थी उनको सुनना, लेकिन वो ज़बरदस्ती बोले जा रहे थे। तो ये सब है। और बेटा ये बहुत बार जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि आज़ाद मैदान में जो हुआ, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो बहुत बार आता है कि आज़ाद मैदान में उनके साथ क्या हुआ, उनको क्यों उठाकर फेंका गया, ऑडियंस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। तो देखिए, जब वो पहले एक बार बात कर रहे थे ना कि मैं जब जाऊँगा तो राजेंद्र देशपांडे जी से बात करूँगा, तो अब वो उन राजेंद्र देशपांडे जी से बात कर रहे हैं और उन्होंने उनको बोला कि देखिए ये सारी बातें थी, दिस इज़ ऑल आई हैव टू टेल। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सुबह जो है आज़ाद मैदान में था, आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान, बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विथ। ओके, लेकिन जब मुझे इतना याद है कि मुझे आज़ाद मैदान में फेंका गया था, लेकिन अब मैं इस वर्ल्ड में वापस आ गया हूँ जिससे मैं फ़ैमिलियर हूँ, जिसको मैं जानता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि एग्ज़ैक्टली मैंने वो 2 दिन जो हैं वो मैंने कहाँ बिताए, जब मैं यहाँ नहीं था? मतलब उनके अकॉर्डिंग तो वो लाइब्रेरी में थे, टाउन हॉल लाइब्रेरी में, आज़ाद मैदान में थे और वो रिसेप्शनिस्ट के पास गए थे विनय गायतोंडे का पता करने, तो वो यहाँ नहीं थे। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैं इस वर्ल्ड में था जिसको मैं जानता हूँ। तो एग्ज़ैक्टली मैं वो 2 दिन कहाँ था जब मैं वहाँ सब जगह घूम रहा था? राजेंद्र जो है ही वॉज डम्बफाउंडेड, मतलब बिल्कुल हैरान रह गए इस नैरेटिव को सुन के, और उनको थोड़ा टाइम लगा रिप्लाई करने में क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब राजेंद्र देशपांडे जी ने बोलना शुरू किया कि प्रोफेसर, आप अपना कॉलिजन विद द ट्रक। ओके, देखिए अब हमें पता चलता है कि राजेंद्र देशपांडे के साथ क्या हुआ है कि एक ट्रक के साथ उनका कॉलिजन हो गया था, उनकी टक्कर हो गई थी। राजेंद्र जी ने उनसे पूछा कि जब आपकी टक्कर हुई तो आप क्या कर रहे थे? तो इन्होंने बोला, राजेंद्र क्या कहते हैं, मिस्टर गायतोंडे जी ने, कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटेस्ट्रॉफी थियरी। मैं कैटेस्ट्रॉफी थियरी के बारे में सोच रहा था और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं हिस्ट्री के लिए उसके बारे में सोच रहा था। तो बेटा ये जो कैटेस्ट्रॉफी थियरी होती है ना, ये एक थियरी है और इस थियरी में क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि मान लो कोई भी कैटेस्ट्रॉफ हुआ, कोई विनाश, जैसे कोई बैटल हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, अगर वो वैसी नहीं हुई होती तो क्या हुआ होता? ओके, जैसा उसका रिजल्ट आया, अगर वैसा उसका रिजल्ट नहीं आया होता तो क्या होता? तो राजेंद्र ने स्माइल किया, उन्होंने बोला कि राइट, आई थॉट सो, हाँ मुझे यही लग रहा था। डोंट स्माइल स्मगली। स्मगली होता है बेटा कि जैसे व्हेन यू नो समथिंग और बड़ा प्राउड फील करते हैं आप उस पर कि हाँ जैसे मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि डोंट स्माइल स्मगली। अगर आपको ऐसा लगता है कि माई माइंड इज़ प्लेइंग ट्रिक्स विद मी, कि जैसे मेरा दिमाग जो है मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, देयर इज़ सम केमिकल रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग, और मेरी इमेजिनेशन जो है इट इज़ रनिंग अमक, मतलब कहीं वाइल्ड ऐसे यहाँ से वहाँ भाग रही है, तो आप ये देखिए। अब देखिए उनके पास एक प्रूफ है, याद है आपको प्रूफ क्या है? प्रूफ है कि जो वो पेपर जो वो बखर था उसका पीस कुछ वो अपनी पॉकेट में डाल कर लाए थे एब्सेंट माइंडेडली। तो बड़ी ही ट्रायम्फेंटली ऐसे ऐसे विजय के साथ, विजयी भाव के साथ प्रोफेसर गायतोंडे ने जो है वो वाइटल पीस ऑफ एविडेंस उनके सामने रख दिया, अ पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक, एक पेज जो कि उस बुक से फटा हुआ था। राजेंद्र ने जो उस प्रिंटेड पेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको पढ़ा और उनका फेस जो है वो चेंज हो गया, है ना, एक चेंज आया उनके फेस पे कि अच्छा, अब वो स्माइल उनकी जा चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही सीरियस ग्रेव एक्सप्रेशन आ गया था। ग्रेव होता है सीरियस, बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन उनके फेस पे आ गया था और बड़ा एविडेंट था, ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि हाँ उनको फ़र्क तो पड़ रहा है इस चीज़ का। ओके, तो अब गंगाधर पंत जो हैं ही प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, उनको अपना अवसर दिखा, तो उन्होंने बोला कि इनएडवर्टेंटली, मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में मैंने ये बखर जो है अपनी पॉकेट में रख लिया था जब मैं लाइब्रेरी से निकला। और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जब मैं अपनी खाने की पेमेंट कर रहा था, तो उस टाइम मुझे दिखा कि अरे मैं तो बखर भी ले आया गलती से, है ना, और मैं इसको रिटर्न भी करना चाहता था, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं थी इसको रखने की। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सोचा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो आज़ाद मैदान की भीड़ थी ना, उसमें वो बुक जो है गुम हो गई थी। सिर्फ ये एक फटा हुआ जो पेज है यही बचा, एंड लकीली फॉर मी, है ना, कि मेरे लिए तो बहुत ही लकी है कि ये इस पेज में जो है ये वाइटल एविडेंस है। राजेंद्र ने बार बार उस पेज को पढ़ा और इसमें डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे विश्वास राव जो है वो बड़े इट वाज अ क्लोज शेव के बुलेट से बच गए थे, और उसके बाद वो जो इवेंट है जिसको कि मराठा आर्मी ने एक ओमन समझा था, मतलब बैड साइन समझा था, टर्न द टाइड इन देयर फेवर, तो सारा सब कुछ जो है उनके पक्ष में हो गया।
तो गंगाधर पंत ने बोला कि उन्होंने अपनी कॉपी भी दिखाई उनको भाऊ साहिबांची बखर की कि नाउ लुक एट दिस, अब ये देखिए। और फिर वो रेलेवेंट पेज उन्होंने खोला, द अकाउंट रैन दस, उसमें अकाउंट डिफरेंट था। कैसे था वो अकाउंट, इंसिडेंट कैसे डिस्क्राइब किया हुआ था, वो था एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग। देखो ये तो वहाँ भी लिखी हुई है लाइन कि वो उस भीड़ में अपनी उस कंफ्यूज क्राउड में अपने हॉर्स को लेकर गए जहाँ पर जो एलीट ट्रूप्स थी, जो हाई रैंक वाली ट्रूप्स थी, वो फाइट कर रही थी और उसने उन पर अटैक किया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, लेकिन भगवान का गुस्सा वहाँ पे दिखा। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और एक बुलेट से वो हिट हो गए। ओके, तो उनका जो अपना भाऊ साहिबांची बखर है उसमें ये वाला डिस्क्रिप्शन है कि विश्वास राव जो है वो मारे गए। लेकिन जो अकाउंट उन्होंने इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पढ़ा है उसमें है कि इट वाज अ क्लोज शेव, मतलब बाल बाल वो बच गए थे। तो ये जो अकाउंट है बेटा ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब राजेंद्र देश पांडे जी कहते हैं कि भाई आपने तो यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, मतलब मुझे सोचने के लिए आपने मटेरियल दे दिया है। जब तक मैंने इस मटेरियल एविडेंस को नहीं देखा था, मतलब इस कॉन्क्रीट एविडेंस को नहीं देखा था, तो मैं क्या कर रहा था कि सिंपली आई पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस तुम्हारी फैंटेसी है, तुम्हारी इमेजिनेशन है, लेकिन फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। लेकिन जो सच है ना वो कई बार फैंटेसी से भी ज़्यादा स्ट्रेंज हो सकता है ना। अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि सच जो है कई बार वो कल्पना से भी ज़्यादा अद्भुत होता है। ओके, आंखें मूवी है आई थिंक उनकी, जिसमें एक वो बैंक पे रॉबरी करते हैं और वो वाली। तो कई बार सच जो है वो कल्पना से भी ज़्यादा स्ट्रेंज हो सकता है, और ये मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो। और प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो कहते हैं कि कौन से फैक्ट्स की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। अब राजेंद्र ने क्या किया, राजेंद्र जी ने उनको चुप रहने के लिए बोला, और कमरे में जो है ही स्टार्टेड पेसिंग द रूम, मतलब कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ऑब्वियसली बहुत मेंटल स्ट्रेन था उनको, बहुत स्ट्रेस में थे। फाइनली ही टर्न अराउंड और फाइनली वापस मुड़े और उन्होंने कहा, प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके एक्सपीरियंस को दो साइंटिफिक थियरीज जैसे कि आज के वर्ल्ड में हम उनको जानते हैं उनके बेसिस पे रेशनलाइज करना चाहूँगा, उसका मैं एक तर्क देना चाहूँगा, लॉजिक देना चाहूँगा। मैं चाहे आपको फैक्ट्स के बारे में कन्विंस करवा पाऊँ या नहीं करवा पाऊँ, ये तो आप खुद ही जज करेंगे। लेकिन आप जो है एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस से होकर गुजरे हैं। ओके, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, या फिर मोर करेक्टली अगर मैं बताना चाहूँ, अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। मतलब फैंटास्टिक नहीं तो कैटास्ट्रॉफिक, मतलब बिल्कुल ही कैटास्ट्रॉफिक, मतलब क्या कहेंगे इसको, कैटास्ट्रॉफिक, समथिंग दैट किल्स यू, है ना, बिल्कुल सम स्लेइंग एक्सपीरियंस ऐसा सा। राजेंद्र जी प्लीज़ कंटिन्यू, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं आपकी बातें अच्छे से सुन रहा हूँ। राजेंद्र ने जो है वॉक करनी जारी रखी। अब वो बताना शुरू करते हैं कि आपने बहुत सारी, यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक थियरी एट दैट सेमिनार, कि आपने कैटास्ट्रॉफिक थियरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लाइए आप इसको है ना बैटल ऑफ पानीपत पे अप्लाई करते हैं। बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ बेटा, वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस थियरी, कि जो फेस टू फेस ज़मीन पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो इस थियरी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। जैसे मराठा आर्मी जो है वो अब्दाली की ट्रूप्स को फेस कर रही थी पानीपत के मैदान में। ओके, दोनों साइड कौन थे, एक साइड मराठा आर्मी थी, दूसरी साइड अब्दाली की सेना थी, अहमद शाह अब्दाली अफगान की सेना थी। दोनों के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम थी, है ना। दोनों की ट्रूप जो है, दोनों की सेना जो है वो सेम थी। उनका आर्मर जो है कंपेरेबल था, मतलब उनका जो कवच था वो भी कंपेरेबल है, मतलब दोनों का बराबर था, किसी का कम ज़्यादा नहीं था। तो अब डिफरेंस किस चीज़ का आया है, डिफरेंस इस चीज़ का आया है कि लीडरशिप का। देखिए जब आपकी सेना बराबर है, उनके सारे जो आर्मर्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब बराबर हैं, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है लीडरशिप का। देखिए जैसे अगर आप, वो है ना क्या कहते हैं, बाहुबली मूवी, तो उसमें अगर आप बाहुबली और वो दूसरे जो थे भल्लाल देव, उनका जब एक बार कंपटीशन हुआ था ना, जब देखना था कि किसको किंग बनाया जाए, तो वहाँ पे देखो दोनों के पास ही बराबर सेना थी, लेकिन बाहुबली ने किस तरीके से उस लड़ाई को जीता, मतलब ह्यूमैनिटी भी शो करी उन्होंने। तो वहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आता है लीडरशिप का। तो ये लीडरशिप का ही डिफरेंस था, और वो जो लीडरशिप था उसके कारण जो ट्रूप्स का मोरल था, जो उनका मोटिवेशन था इन अ वे, उसका फ़र्क पड़ा। ओके, और उस मोमेंट पे जहाँ पे विश्वास राव जो कि पेशवा के बेटे भी हैं और उनके उत्तराधिकारी भी हैं, वो स्केल जहाँ पे वो मारे गए थे, तो क्या हुआ कि ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ओके, मतलब अगर आपका लीडर ही मारा जाता है तो आपकी सेना चाहे कितनी भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद आपके हौसले जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। और जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि उनके जो अंकल हैं भाऊ साहिब, वो उस मैली में, उस कंफ्यूज क्राउड में गए और दोबारा उनको कभी भी नहीं देखा गया। वो बैटल में मारे गए या सरवाइव किया उन्होंने, ज़िंदा रह गए, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन वो जो ट्रूप्स थी ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हुआ कि वो जो ब्लो था उनका, वो जो उनका उनके ऊपर एक तरीके से अटैक हुआ था, क्या कि उनका लीडर ही चला गया था, मारे गए या कहीं और चले गए ये नहीं पता, तो उनका जो लीडर ही चला गया था, ये बहुत ही क्रूशियल बात थी।
सेना के लिए। उनका मोरल जो है, दे लॉस देयर मोरल, उनका उनका कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो गया और उनकी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई और उसके बाद तो एक अटर राउट जो है वो शुरू हो गया, मतलब क्योस शुरू हो गया वहाँ पे। एग्जैक्टली प्रोफेसर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रोफेसर। आपने मुझे इस फटे हुए पेज पे जो भी दिखाया है, इज़ द कोर्स टेकन बाय द बैटल। तो इस बैटल ने जो कोर्स लिया वो आपने मुझे दिखाया है जब बुलेट ने जो है विश्वास राव को हिट नहीं किया। ओके, तो क्या हुआ कि वो जो इतना क्रूशियल इवेंट था वो अब दूसरी साइड जो है चला गया। तो जब लीडर मारा गया और जब लीडर बच गया, तो दोनों केस में जो है सेना के मोरल पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर वो लीडर बच जाता तो मोरल जो है वो बहुत ही हाई होता और उसका जो इफेक्ट होगा ट्रूप्स पे वो कैसे होगा, वो भी ऑपोजिट होगा। मतलब पहले जो बिल्कुल ही मोरल अपना लूज कर चुके थे, अब इट बूस्टेड देयर मोरल, इसने उनके आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और वो जो एक्स्ट्रा इम्पेटस चाहिए था, वो जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा ट्रिगर चाहिए था, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। अच्छा बेटा, जो वही है ना कि जैसे बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को डिसाइड कर सकती। ओके, तो अब क्या है डिफरेंस, क्या है? तो डिफरेंस इस चीज़ का है कि उनके लीडर ने सर्वाइव किया या उनका लीडर जो है वो मारा गया। तो अब ये कहते हैं गंगाधर पंत जी, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिमिलर स्टेटमेंट जो है बैटल ऑफ वाटरलू के लिए भी की जाती हैं, दी जाती हैं। बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो नेपोलियन जीत सकता था। ओके, लेकिन अब हम जो है एक यूनिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे यूनिक एक हिस्ट्री है ना। और ये जो आइडिया है, इट माइट हैव बीन, ओके, तो ये कि ऐसा हो सकता था, तो ये जो आइडिया है ये स्पेकुलेशन, अंदाजे के लिए तो ठीक है लेकिन रियलिटी के लिए ठीक नहीं है। रियलिटी में तो वही है जो हुआ है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, और इसी बात के कारण कि इट माइट हैव बीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ है उससे फर्क पड़ता है। तो इससे मैं अपनी सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, और ये आपको काफ़ी स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राजेंद्र जी के पास दो थियरीज हैं। एक थियरी वो डिस्क्राइब कर चुके हैं, कैटेस्ट्रॉफिक थियरी, कि मान लो आप वो जो आउटकम था लीडर के मारे जाने का, वो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, और हो गया तो क्या हुआ। अब उनकी दूसरी थियरी पे आते हैं। दूसरी थियरी है उनकी, गंगाधर पंत जो है बड़ी एक्सपेक्टेंटली, बड़ी उम्मीद से उनको सुन रहे थे। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी? देखिए बड़े फिलोसॉफिकल से क्वेश्चन पे आ गए हैं राजेंद्र जी। क्या कहते हैं कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, वास्तविकता क्या है? क्या वास्तविकता वही होती है जिसको हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं? सेंसेस आपको पता है ना बेटा, 5 सेंसेस होती हैं। मतलब रियलिटी क्या है जिसको हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और कई बार होता है कि हम इसको टच भी कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। या फिर रियलिटी वो होती है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सेंस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे रियलिटी, मान लो आजकल के टाइम पे वीडियो कॉल है बेटा, तो क्या हम वीडियो कॉल को रियलिटी नहीं कहेंगे? रियलिटी तो वो भी है, वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि हम देखो, वैसे तो हम मतलब डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं पर्सन को। तो बट इज़ इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? लेकिन क्या ये वहीं तक सीमित है जहाँ तक हम देख पाते हैं, या फिर इसके कोई दूसरे मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं? मतलब देखने के अलावा भी क्या इसके दूसरे मैनिफेस्टेशंस भी हैं? तो रियलिटी मे नॉट बी यूनिक। देखो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो यूनिक हो सकता है, वो यूनिक ना भी हो। ये हमने एक्सपेरिमेंट से और बहुत ही स्मॉल सिस्टम पे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनसे हमें पता चला है। जैसे कि एटम्स और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स बेटा, सब कुछ एटम से ही बना है ना, सब कुछ, हम भी एटम से बने हैं और यूनिवर्स भी एटम से बना है। तो एटम्स और उनको बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उन पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और देखिए वैसे तो फिजिक्स की बात है तो कोई फिजिसिस्ट जो है वही इसको डिस्कवर कर सकता है। तो जब इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए तो जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही स्टार्टलिंग, बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को डिस्कवर किया। कहने का मतलब ये है, तो इन्होंने बोला, ओके, तो इन्होंने कहा कि फैंटास्टिक दो इट सीम्स, हाँ लगने में तो, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है फैंटास्टिक, लेकिन अभी तो यही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और मेरी जो थियरी है वो क्या है कि कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस जो हैं दे ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। कि जब ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस होती हैं तो वो बहुत ही रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देती हैं इस वर्ल्ड को प्रोसीड करने के। और ऐसा लगता है कि सो फार एज रियलिटी इज़ कंसर्न, कि अगर हम रियलिटी की बात करें तो सारे ही ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो वाइबल हैं, मींस सर्वाइव कर सकते हैं। सारे ही जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो पॉसिबल हैं। लेकिन ऑब्जर्वर जो है एक टाइम पे एक ही एक्सपीरियंस को जो है, एक ही ऑल्टरनेट को जो है वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। मतलब आप एक टाइम पे एक ही वर्ल्ड में रह सकते हैं, ऑल्दो आप ट्रांजिशन कर सकते हैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, लेकिन जितने टाइम तक आप दूसरे वर्ल्ड में हैं उतने टाइम तक आप दूसरे वर्ल्ड में ही हैं, पहले वर्ल्ड को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रांजिशन के कारण ही क्या पॉसिबल हुआ कि आप दो वर्ल्ड्स को
दो वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सके। तो एक तो वो वर्ल्ड जिसमें आप अब रहते हैं, और दूसरा वर्ल्ड वो है जहाँ पर आपने 2 दिन बिताए। एक वर्ल्ड में जो हिस्ट्री है उसको हम जानते हैं, दूसरे वाले वर्ल्ड में जो है एक डिफरेंट हिस्ट्री है ना? और जो सेपरेशन और बाइफर्केशन जो कि बैटल ऑफ पानीपत में हुआ, जो ये हिस्ट्री जो है डिफरेंट हो गई, ना तो आपने पास्ट में ट्रैवल किया, ना ही आपने फ्यूचर में ट्रैवल किया। आप प्रेजेंट में ही थे, लेकिन एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये राजेंद्र देशपांडे की एक्सप्लेनेशन है बेटा, कि आप कहीं नहीं गए, आप थे तो इसी प्रेजेंट वर्ल्ड में, लेकिन आपका माइंड जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस कर रहा था। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स, और ऐसे ही मतलब और भी डिफरेंट वर्ल्ड्स हो सकते हैं, आपने तो सिर्फ 2 को एक्सपीरियंस किया है। अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट टाइम पर अलग अलग समय में अलग अलग वर्ल्ड्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हो सकता है कि देर आर मोर देन 2 वर्ल्ड्स। तो राजेंद्र जी ने इस तरीके से कंक्लूड किया, और गंगाधर पंत जी ने क्वेश्चन पूछा जो कि उनको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा था, लेकिन मैंने ये ट्रांजिशन किया क्यों? ओके, मैं चलो मान लो चला गया इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में, मैं जंप कर गया, लेकिन क्यों? तो राजेंद्र जी कहते हैं कि अगर मुझे ये पता होता तो मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइंस में बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है कि आपने वहाँ पे ट्रांजिशन क्यों किया, आपने वहाँ पे शिफ्ट क्यों किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गेस नहीं कर सकता, गेस तो मैं अब भी कर सकता हूँ, है ना? तो हो सकता है कि राजेंद्र जी ने बोला कि कुछ इंटरेक्शन चाहिए होता है उस ट्रांजिशन को कॉज करने के लिए, उस ट्रांजिशन को पॉसिबल करने के लिए। देखिए जैसे पोर्टल होता है ना, आपने देखा होगा ये डॉक्टर स्ट्रेंज में और ये मूवीज़ में, एक पोर्टल होता है, तो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाने के लिए एक पोर्टल तो चाहिए होता है ना? और वो पोर्टल क्या था कि परहैप्स एट द टाइम ऑफ द कोलिजन, कि जब आपकी टक्कर हुई ट्रक के साथ, सो यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थियरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स, कि हो सकता है आप कैटास्ट्रॉफी थियरी के बारे में सोच रही हूँ और वॉर्स में इसके रोल के बारे में सोच रही हूँ। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, है ना? हो सकता है आप बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रही हूँ, और हो सकता है कि आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने एज ए ट्रिगर एक्ट किया और उन्होंने आपको उसी वर्ल्ड में शिफ्ट कर दिया, आपका ट्रांजिशन उसी वर्ल्ड में हो गया, हो सकता है। तो मे बी दिस वॉज द पोर्टल, कि आपका माइंड जो है आपको वही दिखाने लगा जो आप देखना चाहते थे। अ गुड गेस, हाँ हो सकता है, अच्छी गेस है वैसे। एंड आई वॉज इंडीड वंडरिंग, मैं सोच ही रहा था कि अगर रिजल्ट जो है बैटल का वो अगर दूसरी साइड हुआ होता, मतलब कुछ और हुआ होता, तो हिस्ट्री ने क्या कोर्स लिया होता, मतलब हिस्ट्री में क्या हुआ होता अगर इस बैटल का रिजल्ट ये ना होने की बजाय ये हुआ होता। एंड दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। याद आया आपको जहाँ उन पर टमाटर और एग्स फेंके गए थे? तो वो क्या कर रहे थे, उनको एक 1000th मीटिंग होने वाली थी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस उनका होने वाला था, एज अ चीफ गेस्ट उनको वहाँ पे एड्रेस करना था, और यही वाला उनका टॉपिक होने वाला था कि अगर पानीपत के बैटल का जो है रिजल्ट वो मराठास की अगर उसमें विक्ट्री हुई होती इंस्टेड ऑफ द अफगान्स, तो क्या होता। अब नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन, ओके, अब आप ठीक ठाक कंडीशन में हैं कि आप अपनी रियल लाइफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। तो अब आप जो है ऐसी कंडीशन में है कि आप अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को रिकाउंट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सिर्फ गैसेस के बजाय, सिर्फ स्पेकुलेशन के बजाय। राजेंद्र हंसने लगे थे, लेकिन गंगाधर पंत जो है वो बहुत ही ग्रेव थे, सीरियसली। ग्रेव होता है बेटा, सीरियस पहले भी आया था ना बट ग्रेव, तो वो बहुत ही सीरियस थे। तो उन्होंने कहा नो 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 राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। तो मेरा जो 1000th एड्रेस है वो आज़ाद मैदान में हो चुका है, जहाँ पर मुझे इतने बुरे तरीके से इंटरप्ट किया गया, मतलब लोगों ने मुझे सुना ही नहीं। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग। तो वो प्रोफेसर गायतोंडे जो कि अपनी चेयर को डिफेंड करते हुए उस प्लेटफॉर्म पे गायब हो गए थे, वो अब कभी भी किसी दूसरी मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेंगे, कभी भी कहीं पे चीफ गेस्ट बनकर नहीं जाएंगे और लेक्चर नहीं देंगे। और मैंने जो है पानीपत सेमिनार के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मतलब जहाँ पे रियली उनको जाना था, वो पानीपत सेमिनार में उस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स को अपने रिग्रेट्स सेंड कर दिए हैं कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मेरा 1000 लेक्चर जो है वो हो चुका है। ओके बेटा, तो दिस वॉज द चैप्टर द एडवेंचर। और इसमें जो एडवेंचर है बेटा बहुत ही एडवेंचरस एडवेंचर है इन अ वे, है ना? आपने बहुत सारे एडवेंचर्स किए होंगे, लेकिन ये तो समथिंग वेरी डिफरेंट, और टाइम ट्रेवल है ये। तो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये वाली सारी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है बेटा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से देखना आप। 1 घंटे की वीडियो है, इस 1 घंटे की वीडियो को आप 1 घंटे में देखना, या थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके कुछ मिनट कम कर सकते हैं, पर इसको पूरा देखना बेटा, ओके, ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ सके। थोड़ी बहुत फिजिक्स भी है, तो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना? ओके, सो दैट्स ऑल बेटा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम with the next chapter. Okay beta, keep preparing, all the best.